Hello everyone, today we are going to discuss इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको चैप्टर 2 में दे रखा हो। ये चैप्टर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से इंट्रोडक्शन में इन्होंने आपका क्या समझा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बताया हुआ है। फर्दर एक 2 पेजेस का ये है, तो 2 पेजेस में इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी। इससे पहले मैं आपको एक थ्योरम समझा देता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 11वीं क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके थे उसके बारे में कि अगर आपका स्प्रिंग का केस होता है तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इलोंगेशन और कंप्रेशन के केस में हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। दो मासेस अगर आपके एक कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो उसमें केस में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। अगर कोई चार्जेस का कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो जो आपका वर्क एनर्जी एंड थ्योरम चैप्टर था, वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर था, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जो थी उसको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा इस चैप्टर में, तो वो मैंने लिख भी रखा है। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू एन सी मतलब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली थ्योरम यूज़ होगी। ये आती कहाँ थी? ये आती थी वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऐसे लिख देते हैं, डब्ल्यू ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो ऑल फोर्सेस थे, है ना, उसको हम लोग 3 टाइप में हम लोग पढ़ चुके थे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सम एक्सटर्नल फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे आपके फील्ड के जो फोर्सेस थे, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग डिस्कस किया था कुलॉम वाला, वो भी आपका इवन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये जो आपके फोर्सेस हैं, जो फील्ड के वो फोर्सेस होते हैं, वो आपके कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। कुछ रजिस्टिव फोर्सेस आपने पढ़े थे, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इन दो फोर्सेस के अलावा कि जो सम एक्सटर्नल एजेंट इफ़ डू सम वर्क, तो वो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस में काउंट होगा। तो जो डब्ल्यू ऑल था, इसको हम लोग फिर फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइप में, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी नॉन कंजर्वेटिव। तो जो सारे फोर्सेस का जो वर्क होगा वो आपके 3 टाइप में हम लोगों ने फोर्सेस को डिवाइड कर दिया। तो उसमें आपका ये इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा के। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू एन सी, डब्ल्यू सी को हम लोग माइनस यू लिख लेते थे, वो इधर चला जाएगा, तो ये वाला आपका डेराइव हो जाता था। तो इवन आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी उसी से ये रिलेशन आया हुआ है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, कुछ इसमें क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हटा देंगे, फिल्टर करते हैं इस रिलेशन को। और इसमें हम लोग ले लेते हैं कि इफ़ डब्ल्यू एन सी, मान लीजिए हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे सिस्टम में नहीं है, तो उसका वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी इक्वेशन क्या बनेगी, तभी बनेगी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये यहाँ इस तरीके में से लिख लिया है कि जो जनरल इक्वेशन थी आपकी डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू एन सी, उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। उसमें हम लोग एक चीज़ और इसमें क्या ऐड कर दी है कि डब्ल्यू एन सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सपोज इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। देखिए जो सेकंड पेज है एनसीईआरटी का, जैसे उसको आप टर्न करोगे तो आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। कैपिटल क्यू एक चार्ज है, इस चार्ज की प्रेजेंस में हम लोग एक स्मॉल क्यू जो चार्ज है इसका मूवमेंट को क्या करेंगे, देखेंगे। यानी इसको हम लोग पॉइंट आर से पॉइंट पी पर उठा कर लेके आएंगे स्मॉल क्यू को, और देखेंगे क्या इस केस में हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आर से पी में हम लोग आते हैं तो क्या उस वाले केस में वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता था कि अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा था, जो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिखी थी वो क्या थी, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
अब आपको पता था पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हमको करनी है। अब इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको वर्क एक्सटर्नल चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स आपको लगेगा सिस्टम में उसका हम लोग वर्क कैलकुलेट कर पाएँ, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएँ। दो वेरिएबल अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी। और ये केस किसका है, चार्जेस का है, तो इसी केस में हम लोग चेंज इन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करनी कैसे है हमको। मान लीजिए जब हम लोग इस चार्ज को आर से पी पर लेके आएंगे, ये पॉइंट आर है, ये पी है, इस तरह मूव करेगा। ये आपका प्लस क्यू जो है ये टेस्ट चार्ज है, अलग अलग नाम दे दिया है। सपोज ये प्लस क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है। ये जो कैपिटल क्यू है ये आपका चार्ज जो है, इसको आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है, यानी ये मूव नहीं करेगा। इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसको सपोज इसको सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। इस चार्ज कैपिटल क्यू की प्रेजेंस में इस छोटे वाले प्लस क्यू का मूवमेंट हम लोग देखेंगे। इसके में हम लोग वर्क की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इस चार्ज को आर से पी पर लेके आएंगे तो एक रेडियल आउटवर्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी जो इस चार्ज को क्या करेगी, रिपल करेगी। तो इस पे इस डायरेक्शन में रेडियल आउटवर्ड इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी पी टू आर, इस डायरेक्शन में। क्योंकि जो फील्ड होगी आपकी कैपिटल क्यू की वो आपकी रेडियल आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस स्मॉल क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस डायरेक्शन में, पी से आर की डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका जनरेट हो गया। अब हमको आर से पी की तरफ लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस फोर्स को काउंटर करने के लिए। और उसी फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एफ ई एक्स टी से, सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है ई एक्स टी। तो एक्सटर्नल फोर्स हमको चाहिए होगा आर से पी की डायरेक्शन में, टू काउंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज डायरेक्टिंग फ्रॉम पी टू आर। तो काउंटर करने के लिए हमको मिलेगा एक फोर्स एक्सटर्नल वाला। तो अगर हमको कैलकुलेशन करनी है इस वाले केस में, सपोज हमको क्या चाहिए था, हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए था और डब्ल्यू एक्सटर्नल चाहिए था। अगर इन दोनों की कैलकुलेशन होती है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इस वाले केस में देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना है तो उसके लिए क्या किया होगा, आपको एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स पता होना चाहिए और आर से पी का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की कैलकुलेशन यहाँ पे आसान नहीं होगी। एक केस यहाँ पे बन सकता है, अगर हम लोग ये मान लें, इफ चार्ज क्यू मूव्स स्लोली। स्लोली का मतलब हो जाएगा विदाउट एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देते हैं। अगर आपका चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन मूव करता है, यानी आर से पी में आपका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी स्पीड आपकी चेंज ही नहीं हो रही, या फिर हम लोग एनसीईआरटी वाला जो टर्म है उसमें यूज़ किया हुआ है इनफाइनाइट समली कांस्टेंट स्पीड, उन्होंने ये टर्म यूज कर रखा है। यानी चार्ज को आर से पी की तरफ हमको लाना है, बहुत ही स्लोली मूव कराना है, यानी जो स्पीड है वो लगभग ज़ीरो रहे। ये भी बोल सकते हैं, अगर लगभग जीरो रहेगी इसका मतलब वो चेंज ही नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी आपका स्पीड एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा है, इतनी कम स्पीड रखेंगे। जैसे ही अगर हम आर से पी की तरफ स्लोली मूव कराते हैं, उससे आपकी दो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही स्लोली मूव कराएंगे तो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने आप जीरो हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जैसे जीरो होगा, आपका एफ एक्सटर्नल आपको पता लग जाएगा। एफ एक्सटर्नल अगर आपका नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा तो उसके लिए एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। काउंटर करना है ना, नेट फोर्स जीरो बनाना है, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्सटर्नल अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, आर से पी के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो आप किसी ना तरीके से कैलकुलेट कर ही लेंगे, कितना मूव करा रहे हैं। और एफ एक्सटर्नल आपको पता लग चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारे पास कूलॉम्स लॉ से।
तो जैसे ही एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमको पता लगेगी तो हम लोग वर्क डन बाई एक्सटर्नल वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, और वर्क डन वाला कैलकुलेट एक्सटर्नल वाला हो जाएगा, डेल्टा को पहले ही जीरो हो चुका है। अब इक्वेशन बची क्या है, इस कंडीशन के बेसिस पे कि अगर चार्ज स्लोली मूव करता है तो आपकी इक्वेशन सिर्फ इतनी बचेगी, वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो यानी अगर आपका जो वर्क डन है, जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। लेकिन आपको कंडीशन याद रखनी है कि आपने कौन सी कंडीशन मानी थी। कंडीशन ये थी कि चार्ज बहुत स्लोली मूव करे, विदाउट एक्सेलेरेशन मूव करे, जिससे आपका डेल्टा के जीरो हो चुका है। डेल्टा के जीरो होते ही एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आपकी एफ ई के बराबर आ जाएगी। या तो इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, एफ एक्सटर्नल जो एफ ई है ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है, ओपोजिट है। तो एफ एक्सटर्नल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ ई वेक्टर। और ये वाली इक्वेशन आपकी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, वर्क एक्सटर्नल का मैं फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल वाला जो वर्क है, ये वाली इक्वेशन आ चुकी थी, इसको इस तरीके से भी लिख रखा है, एनसीईआरटी में लिख रखा है WR2P। तो यहाँ RP कर दो, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसको कहाँ से कहाँ लेके आ रहा है, R से P लेके आ रहा है। पहले वाला पॉइंट फिर बाद वाला पॉइंट, इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट होगा P, तो इसको लिख सकते हैं P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस R पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, R से P की तरफ मूव करा रहे थे। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इसे क्या एक मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब वर्क का मैं आपको फार्मूला लिख के दे देता हूँ। वर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स जो होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कैसा होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, आर और पी के बीच की डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जब आपका डिस्टेंस और आप पे डिपेंडेंट फोर्स होगा, यानी आपका वेरिएबल फोर्स होगा, तो कैसे वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स R2P। तो ये हो जाएगा WRP, इस तरीके से लिख देते, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है फार्मूला। यहाँ पे एफ को मेंशन कर देते हैं, कौन सा फोर्स वेक्टर आएगा, एक्सटर्नल वाला। पहला पॉइंट है R और फाइनल पॉइंट है आपका P, ये बन जाएगा आपका। या फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको, किस तरीके से लिखा जाएगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस एफ ई वैक्टर है, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो R से P एफ ई वैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डी एस वैक्टर, ये लिख सकते हैं आप। तो जो भी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, वो हमारा किसके बराबर होता है, वो वर्क डन के बराबर होता है, कि उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक आपने कितना वर्क किया। और जैसे ही वर्क की कैलकुलेशन आप कर लेते हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपका सॉल्व हो जाता है। तो ओवरऑल जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, कि कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा चार्ज को पास करने से, दूर करने से, वो आपका वर्क की कैलकुलेशन ही है। देखिए ये पूरा यहाँ तक आप आपको समझ में आ जाएगा। 10 वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम R टू P, ये WRP इक्वल्स टू, ये मैंने समझा रखा है, ये सेकंड पेज में दे रखा हुआ है सेकंड चैप्टर के। और ये फिर R2P माइनस एफ ई डी आर वैक्टर, ये लिखा हुआ है। तो फाइनल जो आपका ये वाला यहाँ तक जब आप रीड कर लोगे, ये पूरा अब आप रीड कर सकते हो, पूरा पैराग्राफ। पहला पेज तो वो था, ये दूसरा पेज भी रीड कर सकते हो, इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखिएगा, अब एनसीईआरटी में देखिएगा लास्ट में 2 पॉइंट समझा रखे हैं इन्होंने, लिखा हुआ है 2 इम्पोर्टेंट कमेंट्स मे बी मेड एट दिस स्टेज। यहाँ पे इन्होंने पहला लिख रखा है, फिर इसके अगले पेज में दूसरा लिखा है, ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी कि वर्क डन आर टू पी इक्वल्स टू यू पी माइनस यू आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज़ इक्वल्स टू वर्क परफॉर्म्ड। जो भी आपका वर्क होगा वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इक्वल हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन इस तरीके की होगी, फार्मूला बाद में डेराइव करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये कह रहा था कि अगर आपका वर्क आपने इस तरीके से लिख दिया है, वर्क आर पी इक्वल्स टू यू पी माइनस यू आर, तो जो आपका पी टू आर वाला है, जब आप आर से पी की तरफ मूव कर रहे हैं, आर टू पी, आर क्या होगा, इनिशियल पॉइंट था, डायग्राम में अभी देखा था, और पी कैसा आपका फाइनल पॉइंट है। कह रहा है कि जो डब्ल्यू आर पी आपने लिखा हुआ है इसमें आपने दो ही पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बीच में उसका मोशन किस प्रकार से हो रहा होगा उसके बारे में इस एक्सप्रेशन को देखकर समझ में नहीं आता कि बीच में हो सकता है लाइन में आ रहा है, हो सकता है कर्व पे चल के आ रहा है पार्टिकल, हो सकता है जिगजैग पाथ पे चल के आ रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो इसके बारे में इसने लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा था, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो आपका वर्क होगा वही एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के बराबर है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और कंजर्वेटिव इन नेचर जो होता है, जो फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी जो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन था, जिगजैग था या फिर कर्व पाथ था, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो हमारा जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और कंजर्वेटिव इन नेचर जो फोर्सेस होते हैं वो आपके उनके द्वारा या उनके वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली डिपेंड्स अपॉन ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बीच वाले जो पाथ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो ये इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कि कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से हमको बीच का जो इन्फॉर्मेशन है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इसको रीड करेंगे तो आपको कोई भी लाइन में इसमें डाउट नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, वर्क डन इक्वल्स टू आर टू पी इक्वल्स टू यू पी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन ही तभी वैलिड है जब आपका फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव इन नेचर होना चाहिए। ये बात इसमें और ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा पॉइंट नंबर जो 2 लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, अब ये वाला पॉइंट देखिएगा, सेकेंड वाला, इक्वेशन 2.2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क। इस वाले पैराग्राफ में ये पूरा मैं यहाँ तक बता देता हूँ। इस वाले में ये लिख रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट है उसका कोई सिंगल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमको किस में लिखनी होती है, डिफरेंस फॉर्म में लिखनी होती है। यानी आप ये तो बता सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है, फिर आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि आपका किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर किसी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी कैलकुलेशन करनी है तो इन्होंने एक टर्म यूज़ किया हुआ है, उस टर्म का नाम होगा, जैसे मैं एक सेकेंड, ये मैंने लिख लिया इनिशियल पॉइंट। कन्फ्यूजन हो रही थी कौन सा इनिशियल पॉइंट था कौन सा फाइनल था, तो इनिशियल पॉइंट था आपका आर और फाइनल पॉइंट था पी। तो कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर अगर आपको बतानी है, सपोज हमने डिफरेंस हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से लिखा जाएगा कि डब्लू आर पी इक्वल्स टू सपोज यू पी माइनस यू आर। अब उसके लिए क्या करना है कि अगर किसी पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करनी है, डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट पर पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेफरेंस लेवल। इस वाले केस में हम लोग रेफरेंस लेवल लेते हैं, लेट रेफरेंस लेवल इज एज्यूम्ड, यहीं पे लिख देते हैं, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हमने क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल। यानी इनिशियल पॉइंट जो आपका आर है उसको कहाँ पे पहुँचा दिया है, इन्फिनिटी पे पहुँचा दिया है, और वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने कितनी मान ली है, ज़ीरो मान ली है। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने कितना मान लिया है, जीरो, ये हमने एज्यूम किया। अगर वहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं तो डेल्टा यू था जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना था आपका,
यू पी माइनस यू आर। अब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये बन जाएगा आपका यू पी माइनस यू इन्फिनिटी, एंड यू इन्फिनिटी वी हैव चूजन 0, तो ये बन जाएगा यू पी माइनस 0। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यू पी आ जाएगा। तो पी पॉइंट की आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो अगर किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट को हमको रेफरेंस लेवल चूज़ करना ही पड़ेगा। अब एनसीईआरटी में क्या होगा, सारी जो कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने वो आपकी इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में कर रखी है। अगर कहीं कहा जाता है कि इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 20 यूनिट है तो इसका मतलब वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया हुआ, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में बता रहा है। अदरवाइज आपको क्या बताया जाएगा, डिफरेंस ही बताया जाएगा। अगर किसी सिंगल पॉइंट की कैलकुलेशन वो बता रहा है कि किसी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो वो आपको किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में बता रहा है। तो इन्फिनिटी को इन्होंने क्या चूज़ कर लिया, रेफरेंस पॉइंट, वहाँ पर 0 मान लिया है। अब उसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट पर ये आपकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंस ही इसका आपका एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर सिंगल पॉइंट पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो आपकी कैसे होगी, एक पॉइंट को इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। अब ये आपको सेकेंड पॉइंट में इन्होंने समझा रखा है। तो अब आपके 2 पॉइंट जो लास्ट में थे एनसीईआरटी के वो एक्सप्लेन हो गए। इसके बाद शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये अब आप ऊपर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाली थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन जो में जो दे रखा है वो आप एक बार अब आप रीड कर लीजिएगा।